नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। मैं विज्ञान प्रकाश, माफ करिएगा, हल्की सी तबीयत नासाज है, इसलिए पानी पीने का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन मसले सरकारों के ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े नेता जो है ये पानी पीने को तैयार नहीं होते, बड़ी दिक्कत है। उसमें से एक मसला ये है कि आज मैंने जब सुबह अखबार उठाया, बहुत पुरानी एक जर्नलिस्ट की आदत है मेरी, तमाम अखबार मेरे घर में आते, तो सुबह उनमें से एक ही अखबार था हिंदू, बहुत प्रतिष्ठित और पुराना अखबार है, तमाम अखबारों के साथ मैं उसे पढ़ता हूँ। हिंदू ने सुबह सुबह अपनी हेडलाइन एक देखी, ब्लैक इकोनॉमी नाउ अमाउंट्स टू 75% ऑफ जीडीपी। यानी कि बहुत सालों से जो बात हम सुनते आ रहे हैं कि साहब पैरेलल इकोनॉमी जो है वो जबरदस्त चलती है इस मुल्क में, काले धन का इतना ताकत है कि आप लोग समझ नहीं सकते, इसका कोई असेसमेंट नहीं होता। ये अखबार ने आज सुबह सुबह ये बात कही कि 75% जीडीपी का जो है 75% वो काले धन की अर्थव्यवस्था पर चल रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जब ऐतिहासिक जीत हासिल की तो उसमें तमाम उन्होंने मसले और मुद्दे रखे, उसमें से एक काला धन भी था। बीजेपी ने बढ़ चढ़कर अपने मैनिफेस्टो में इस काले धन की बात की। काले धन को जरा दो नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह कि भारत का काला धन जीडीपी के तकरीबन 75% के बराबर है। बहुत बड़ी बात एक प्रतिष्ठित अखबार कह रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि काले धन को लेकर यह एक बहुत बड़ा मसला बनाया था कि काला धन जो स्विस बैंकों में रखा हुआ है, तो जरा इसको, मैं इस विषय पर बहुत कार्यक्रम कर चुका हूं, इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत है। काला धन जो स्विस बैंकों में रखा हुआ है वो लाना एक अलग मसला है, लेकिन जो आपकी अर्थव्यवस्था में यह कालापन है इसको दूर करने के लिए सरकारें आज तक क्या कर पाई हैं। तीसरी बात, अगर ग्राफिक्स हम फुल फ्रेम दिखा सकते हो यहां पर प्लीज, रियल एस्टेट, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कई सारी रियल एस्टेट की डील्स ऐसे होती है जिसमें 40 से 60% तक काले धन का इस्तेमाल होता है। रियल एस्टेट के कारोबार से 5,68,869 करोड़ का काला धन जो है वो घूम चुका है। रियल एस्टेट के कारोबार से सब लोग इन बातों को जानते हैं, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ ये कि ये आंकड़े आपके सामने अब रखे जा सकते हैं। डीजल में केरोसिन मिलाकर बेचना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे याद है मुंबई में जब मैं था कई वर्षों पहले, तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाफ्ता का स्कैम हुआ था जिसमें कई लोग जेल गए थे। उसके बाद एक और स्कैम हुआ था ये डीजल और केरोसिन मिलाकर बेचने का। इसमें तकरीबन 11,910 करोड़ रुपया बनाया गया है। तारीख आपके नीचे लिखी हुई है। अलग अलग सेक्टर है। प्राइवेट कॉलेज में कई बच्चों की तालीम है, बच्चों को आपको बड़ा करना है, उसमें जो कैपिटेशन फीस होती है, कोटे से जो माल अंदर किया जाता है, उसका जो पैसा है वो करीब 5,953 करोड़ रुपए बनता है। जो पैसा आप कैश देते हैं ना बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, इस बात के बावजूद कि हो सकता है आपका बच्चा काबिल ना हो वो बनने के लिए, तो इसकी कीमत ये होती। तो ये अलग अलग सेक्टर है। खनिज, माइनिंग करके जीडीपी का औसतन 10.32% काला धन बनाया गया है। माइनिंग, खनन, इसीलिए आपको बहुत सुनने को मिलता है ना खनन माफिया। ये माइनिंग माफिया क्या है? ये माइनिंग माफिया वो है, माइनिंग का आपको एक सरल परिभाषा दे दूं कि जो भी जमीन के नीचे से आप खनन करके पैदा करते हैं उसको अलग अलग तरीकों से बाजार में बेचा जाता है। तो इसमें कितना बड़ा काला धन होता है। अब जरा देखिए कि नई दिल्ली शहर के हिसाब से हम चल रहे हैं, 2010 में जो प्रतिशत था काले धन का रोटेशन का, वो इस शहर में तकरीबन 78% से ज्यादा था। 78% से ज्यादा था रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में जरा देखिए इसको बहुत गौर से। आप सब लोगों को पता है ना दिल्ली में जमीन और मकान की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ी हैं। ये जो पैसे का रोटेशन हुआ है ये दिल्ली में तकरीबन 78% से ज्यादा था। कोलकाता में 49% से ज्यादा था। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वाभाविक है कि ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो असंभव है इसका ढूंढना, लेकिन जो तमाम एजेंसीज होती हैं जो इस कार्य को कर रही हैं उन पर, उनकी जानकारी पर आधारित ये नंबर्स हैं। कोलकाता में 49% से ज्यादा, बेंगलुरु में
50% से ज्यादा। ये हिंदू अखबार ने आज सुबह सुबह मुझे जानकारी दी, जो मुझे लगा कि इस अखबार के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दूं। अब देखते हैं, सरकारें लंबा लंबा वादा करती हैं। अब आप देखिए यूपीए ने क्या किया। यूपीए ने, सरकार ने एनआईपीएफपी को ये सौंपा जिम्मा। इसको भी बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये क्या था और इसका क्या मकसद था। भारत और विदेशों में काले धन का अनुमान लगाने को कहा। मैं ये डिस्टिंक्शन, ये अलगाव आपके सामने रख रहा हूं कि विदेशों की बात में करेंगे। भारत की स्थिति को देखिए। 2013 में एनआईपीएफपी ने रिपोर्ट वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपी। 2013 में ये रिपोर्ट दी गई। पी चिदम्बरम ने संसद में नहीं रखी ये रिपोर्ट। अरुण जेटली ने भी अभी तक इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया। हालांकि अरुण जेटली का भी हम स्टेटमेंट दिखाएंगे, जिसमें जेटली साहब बात कर रहे हैं काले धन के मसले पर। 2012 में यूपीए सरकार जो है वो श्वेत पत्र लेकर आई। 2011 में इससे पहले एमसी जोशी कमेटी बनाई गई। कमेटी ने जांच में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का जिक्र किया। जरा याद रखिएगा इस बात को, कमेटी ने जांच में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का जिक्र किया। पार्टियों की कमाई 500 करोड़ और 200 करोड़ बताई। पार्टियों का चुनावी खर्च 10,000 से 15,000 करोड़ के बीच बताया गया। तो ये इंटरनल पोजीशन। अब देखते हैं एनडीए ने क्या किया। मौजूदा सरकार जो मोदी साहब की आई है, मोदी साहब काले धन पे और इस तरह के विषयों पर बहुत बात करते हैं। देखते हैं एनडीए ने अभी तक क्या किया, लेकिन उनको समय दिया जाएगा। एनडीए की सरकार अभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी भी कॉपी मेरे पास है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, अगर जरूरत पड़ेगी इस बहस के दौरान तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 27 मई को एनडीए सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 27 मई को एनडीए सरकार ने एसआईटी का गठन किया। तुरंत बाद आप ये मत भूलिएगा कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 26 मई को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एमबी शाह एसआईटी के प्रमुख बने। जो इस सरकार ने एसआईटी बनाई, एसआईटी जांच प्रक्रिया जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ाएगी। हसन अली जैसे मामलों में कार्रवाई शुरू कर मुकदमा दर्ज करेगी। हसन अली को एक बड़ा प्लेयर बताया गया था एक समय पर, इस तरह के पैसे को घुमाने वाले व्यक्तियों में से। जो मामले खत्म हो गए हैं उन्हें दोबारा देखेगी, या ऐसा कहा जाए कि जिन मामलों को दबा दिया गया है उन्हें दोबारा देखेगी। तो ये जो एनडीए ने एसआईटी बनाई है ये उसका मसला है। अब आते हैं हम इस बहस पे। अब बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, थोड़ा सा समझिए। हम आज कतई भी इस विषय को नहीं छुएंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप में कि जो काला धन बाहर है, जो लिस्ट की अरुण जेटली बात करते हैं स्विस अथॉरिटी से उन्हें जो मिल सकती है। फैक्ट ये है कि आप जिस तरह की अर्थव्यवस्था को चला रहे, फ्री मार्केट की ये समस्या हर मुल्क की होती है। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। 1991 के बाद हमारी आर्थिक सोच जो है इस मुल्क को चलाने की बदल चुकी है। 75%, 75% जीडीपी का इस इकोनॉमी पर चल रहा है। क्या कोई भी सरकारें, कोई भी सिस्टम, एक मैं बात आपको जरूर यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, टैक्सेशन के मसले पर आप मुझे पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषय पर बहुत सुनते मेरे कार्यक्रमों में। चिदम्बरम साहब ने अपने पिछले बजट में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमें यह बताया था कि इस मुल्क का सिर्फ 3% जो जनसंख्या के पर आधारित आकलन है, सिर्फ 3% टैक्स देता है। आप सब जानते हैं टैक्सिंग के सिस्टम में एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो सीधे तौर पर टैक्स देते हैं वो सिर्फ 3% है। तो मुझे आज ये आकलन देख के उतना आश्चर्य नहीं हो रहा है अगर एक प्रतिष्ठित अखबार यह दावा कर रहा है कि 75% जो है वो आपकी ब्लैक इकोनॉमी है, तकरीबन जीडीपी के तुलना में 75%। मेरे साथ जो पैनल है उनसे आपको मिलवाता हूं। मेरे साथ शिशिर सिन्हा है जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर है हिंदू बिजनेस लाइन के, उस अखबार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैनल में। मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं, आप लोग पहले भी इनको सुन चुके हैं मेरे प्रोग्राम में, सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज से जुड़े हुए हैं आप। गोपाल कृष्ण अग्रवाल है जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है और इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मेशन ग्रुप जो है बीजेपी का, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं।
आबिद रसूल खान साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं आपसे शुरू करूंगा। बहुत आप मेरे कार्यक्रमों को अगर फॉलो करते होंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए बहुत विषय उठाता हूं। सवाल यह है, मैंने रामदेव जी से भी ये प्रश्न पूछा था कि बाहर से पैसा आना है, बाहर से पैसा आना है, ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन एक किस्म का इसको अंग्रेजी में जैसे कहेंगे फसाड बना दिया गया, नौटंकी बना दी गई। जो आंतरिक अर्थव्यवस्था में काला धन है उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ये जो अब ये रिपोर्ट आई है, ये बेसिकली तो जो काला धन से समस्या है वो देश की अंदर की भी बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। क्योंकि ये जो बाहर जाता है आखिर जनरेट तो इंडिया में ही होता है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी हम ब्लैक मनी पे भाजपा ने बात की है या पार्टी ने बात की है, वो ये की है कि ब्लैक मनी के साथ दो प्रॉब्लम है, जनरेशन और पार्किंग। तो जब पार्किंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है वो इसलिए है कि अगर पार्किंग के इंस्ट्रूमेंट्स जो लोग यूज करते हैं उनको बंद कर दिया जाए तो जनरेशन को हम कम कर सकते हैं। तो केवल पार्किंग के जो चाहे टैक्स हेवंस को एक पार्किंग के इंस्ट्रूमेंट वो जनरेट नहीं करते ब्लैक मनी को, तो उनको हम इसलिए बात करते हैं कि वो पार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स रुक के राउंड ट्रिपिंग और इस तरह के जो आते हैं उससे वो वापस आता है या जो भी होता है, तो वो वहां पे टैकल करने वाली बात है। और जनरेशन, ये दोनों अलग बात है। यहाँ के डोमेस्टिक लेवल पे जो ब्लैक मनी है, जो ये 75% आज का है, इसके पहले भी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें 50% जो कहते हैं, तो ब्लैक मनी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की इकोनॉमी के लिए है। उसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध भी, और उस प्रॉब्लम को समझ के उसको टैकल किए बगैर कैसे टैकल करेंगे? देखिए, दो बात एक मिसाल होती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बड़े वर्षों से देख रहा हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, पारंपरिक तौर पर व्यापारियों की पार्टी, व्यापारियों के समर्थन बेस की पार्टी, जिसमें कुछ गलत नहीं। और ये वो व्यापारी वर्ग है जो इस तरह के कच्चे पैसे का व्यापार में बहुत इस्तेमाल करता है। आप लोग कैसे चेक करेंगे? मैंने एक मिनट सुनिएगा, आपके एक पार्टी के नेता है पीयूष गोयल, जब आपका मैनिफेस्टो आया था मैंने उनसे पूछा था, मैनिफेस्टो में कहना बहुत अच्छी बात है कि आप होर्डर और ट्रेडर्स के खिलाफ कोई स्पेशल कोड बना के कार्रवाई करेंगे, हकीकत ये कि ये आपका पारंपरिक समर्थन बेस है, आप कैसे इनके खिलाफ एक्ट करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप करेंगे क्या इनके लिए? देखिए, मैं कई इंडस्ट्रीज से भी मिला हूं, बिजनेस कम्युनिटी से भी मिला हूं, PhD, CII, एसोचैम में भी काफी डिस्कशंस ब्लैक मनी, करप्शन के ऊपर हुए, और इंटरनेशनल्स भी आप देखें। आज की डेट में जो देश में करप्शन का लेवल था या जो सिस्टम बन गया था, उसमें अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोई फेस करते थे तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। अगर जब करप्शन देश में जिस लेवल पे पहुंच गया था, तो वो एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा दिक्कत करता था। तो ये बात नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस कम्युनिटीज और ये सब लोग ब्लैक मनी के सपोर्ट कर रहे थे, दे वर नॉट द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी एक्चुअली हमारे देश में थे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का नेक्सस, जिसके कारण इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारी इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम आया। अग्रवाल साहब, बेनिफिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का नेक्सस तभी हो सकता है जब व्यापारी उनको पैसे दे रहा हो काम करवाने के। उल्टा तो नहीं हो रहा था ना, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन व्यापारी को पैसे नहीं दे रहा था काम करवाने के। नहीं। तो ये नेक्सस, हाँ, तो ये मतलब हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजी है, ताली दोनों साइड से बजी। इसीलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप एक्चुअली करेंगे क्या। जेटली साहब के भी भाषण में देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो ये मुद्दा बनाना और 5 इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में घूम कर ये मुद्दा बनाना वित्त मंत्री के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आप एक्चुअली क्या करेंगे ये नहीं। शिशिर, इसके बाद में अरुण कुमार साहब के पास आऊंगा। फैक्ट ये है कि जब आप रियल एस्टेट के आंकड़ों को देखते हैं, 2010, इसलिए मैंने इस आंकड़े को समझने की कोशिश की, हम सब जानते हैं कि 11-12 में रियल एस्टेट में एक स्लो डाउन आया, ठीक है। 2010 पीक का समय था, पीक के समय में सिर्फ दिल्ली शहर में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका तकरीबन 80% काला धन है। 80%, मतलब कि आप मुश्किल से 20% जो है वो व्हाइट मनी से प्रॉपर्टी बेच और खरीद रहे हैं। बिल्कुल। अभी सर, एक और बात मैं आपसे, अभिज्ञान, सॉरी माफी चाहूंगा, अभिज्ञान, एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये तो सार्वजनिक हो चुके हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े और देता हूं जो सार्वजनिक अभी नहीं हुए हैं। हाँ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये आप यहां पैसा जमा करते हैं, 2013-14 के आंकड़े में आपको, ये सरकारी आंकड़े हैं, 6,181 करोड़ रुपए
3,84,112 लोगों के बीच दिए गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका जिक्र नहीं किया या उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। इसमें से करीबन 16,000 वो लोग हैं जिन्हें हर साल 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज मिला और 4,442 करोड़ रुपए ऐसे थे जो असेस नहीं किए गए। ये एक आंकड़ा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं। एक और प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ओपन ऑफर। ये टैक्स डिपार्टमेंट चलाता है समय समय पर देखने के लिए कि कहां कहां पे अनअकाउंटेड मनी है। ओपन ऑफर जैसा आप जानते हैं कि कंपनीज जब 24% से ज्यादा कर लेती है तो वो बाकी शेयर होल्डर से वो शेयर खरीदती है। उन शेयरों को खरीदने पर जो कैपिटल गेन हुआ उसमें आपको जान करके हैरानी होगा कि यहां पर भी रकम 4,375 ट्रांजैक्शंस थे और इसमें जो कैपिटल गेन था वो 1,800 करोड़ रुपए का था। ये कई ऐसे छोटे छोटे आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं जो सार्वजनिक नहीं हुए हैं लेकिन सरकार के पास हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सकते। देखिए रियल एस्टेट छोटी छोटी नोटिस भेजते में देने लगती इनकम टैक्स को, देखिए इनको नहीं भेजती। ये कानूनी विवाद में उलझता रहता है। ये जो आप कहेंगे ना कि हमने आपको भेजा, आप डिस्प्यूट करेंगे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, भाषण और बयान हम लोग सुने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में और इनको नोटिस नहीं जाता। इनका क्या कर रहे हैं आप? ये जो आंकड़े जो आपके पास है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स हैं जो हर साल इनकम टैक्स विभाग जुटाता है, उनमें से आपने क्या कार्रवाई की? आज भी अगर हमारे टैक्स पेयर की संख्या 3,85,00,000 है जबकि हमारी आबादी 121 करोड़ की है तो ये हमारे लिए हैरानी की बात है। हमारा देश के पूर्व वित्त मंत्री का बयान है बजट और 4,280 उन्होंने कहा था कि करोड़पति हैं। अगर 121 करोड़ की आबादी के देश में मध्य वर्ग को इनकम टैक्स नोटिस भेज के उसकी जान ले ले। सर हम 10 रुपए अगर हमारा टैक्स ड्यू होता है, टैक्स ड्यू हो जाए तो वो 20 नोटिस हमारा नोटिस आ जाता है। ये जो लोग हैं इनकी क्या ये लाख करोड़ का कैपिटल गेन ले ले, इनको कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेसर आप, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अरुण जेटली हो या चिदम्बरम साहब थे, बड़ा अच्छा लगता है साहब, खूब जगलरी की, जिसे कहते हैं ना लच्छेदार बातों के भाषण होते हैं, बड़े लंबे लंबे भाषण होते हैं। आम आदमी समझ ही नहीं पाता, थोड़ी देर बाद सोचता है यार टीवी पे 5 एनालिस्ट बैठे, उन्हीं से समझ लिया कि वित्त मंत्री ने क्या किया। ये क्या इस तरह का एक तरीका बन गया है जी हाँ, अर्थव्यवस्था को भारत जैसे मुल्क में समझाने का? देखिए पहले हमें देखना पड़ेगा ये रिपोर्ट कितनी सही है। हाँ, क्योंकि NIPFP ने तो अभी रिलीज की नहीं रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिपोर्ट नहीं रिलीज की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको रिपोर्ट लिखने को कहा था, NCIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और NIPFP। इन तीनों ने रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि मैं बजट में ये पेश करूंगा, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया क्योंकि तीनों रिपोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत आया था और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिजॉल्व नहीं कर पाई थी और आज भी वो रिजॉल्व हो नहीं पाया है। अभी मतलब जो सुनने में आता है कि सिर्फ NIPFP की रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है, बाकी 2 रिपोर्ट्स अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। दूसरी बात, ये NIPFP की रिपोर्ट के खाके से जो दिया जा रहा है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो ये NIPFP की रिपोर्ट नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा हेडलाइन में कहा कि एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा काला धन जनरेट हो रहा है, लेकिन वहां दिखाया 5,900 करोड़ और रियल एस्टेट में 5 लाख करोड़, जो उससे 100 गुना ज्यादा है। तो कहीं तो रिपोर्ट में गलती है। फिर दिखाया कि जो हमारे माइनिंग सेक्टर में है 10.9% जो GDP का उसमें ब्लैक इनकम जनरेशन है, तो वो हो गया रियल एस्टेट से 2.5 गुना ज्यादा है। तो रियल एस्टेट भी सबसे ज्यादा नहीं है। अच्छा, अगर ये माना भी जाए कि रियल एस्टेट में 5,90,000 करोड़ रुपए के करीब जो ब्लैक इनकम जनरेशन है, तो वो हमारे GDP का महज 3% आता है। तो 75% कैसे हो गया? कौन से और बड़े सेक्टर्स हैं? क्योंकि अगर रियल एस्टेट में 3% ही है, बाकी और बड़े सेक्टर्स होने चाहिए जिनमें उससे ज्यादा हो, जैसे माइनिंग है और भी सेक्टर्स। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट सही नहीं है। ये रिपोर्ट कहीं से लीक हुई है लेकिन बहुत गार्बल्ड है। तो आज सवाल ये उठता है कि अपने देश में ब्लैक इनकम जनरेशन है कितना? मेरा अनुमान है, क्योंकि हमने स्टडी ये बात भी फैक्ट है प्रोफेसर, आप भी मानेंगे, हमारा ये डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि अभी तक तो कोई ऑफिशियल एस्टिमेट बन नहीं पाया है। ऐसा ये बड़ा मुश्किल काम है। तमाम मंत्रालयों में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है। देखिए ऐसा है कि 55-56 में कैल्डोर साहब आए थे, उन्होंने बताया था, ऑफिशियल रिपोर्ट थी 4 से 5% GDP का ब्लैक इनकम था। फिर उसके बाद वांचू कमेटी जो ऑफिशियल कमेटी थी उसने बताया 69-70 में कि 7% हो गया। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट 85 में आई जिसने बताया कि 18 से 21% हो गया। अगर आप इनसे जो जोड़ के आप जो प्रोजेक्शन करें जो मैंने किया है, तो ये 1995-96 में 50% GDP का हो जाता है 2014 में और आज वो
मेरे हिसाब से 50% जीडीपी का हो जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट को काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में सिर्फ ट्रांसफर इनकम होती है, ना कि फैक्टर इनकम। जैसे कि अगर घर आपसे मैंने खरीदा तो मेरा काला धन आपके पास चला गया, घर आपका मेरे पास आ गया, तो ये सिर्फ ट्रांसफर है, इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं जनरेट होता। तो इसलिए रियल एस्टेट को ना हम व्हाइट इकोनॉमी में काउंट करते हैं, ना ब्लैक इकोनॉमी में काउंट करते हैं, जो कैपिटल गेन होता है। तो इसलिए ये जो 5,90,000 करोड़ रुपए जो बताया गया है कि ब्लैक इनकम जनरेशन हो रहा है, वो ट्रांसफर इनकम है, उसको काउंट नहीं करना चाहिए। उसी तरह शेयर मार्केट का बताया गया, सेकेंडरी शेयर मार्केट में भी जो ट्रांसफर इनकम होती है वो जनरेट होती है, ना कि फैक्टर इनकम, इसलिए वो भी नहीं काउंट होना चाहिए। तो जो मैं 50% का आंकड़ा बता रहा हूं, उसमें रियल एस्टेट नहीं काउंट होगा, उसमें जो शेयर मार्केट नहीं काउंट होगा, और उसमें जो ब्राइब्स हैं, क्योंकि ब्राइब भी ट्रांसफर इनकम है, वो भी नहीं काउंट होंगी। तब जाके 50% का आंकड़ा आता है। तो ये जो मुझे लगता है कि जो पर ठीक है, अगर मैं आपके असेसमेंट से 50% के आंकड़े पर भी जानता हूं, जिसमें आपने क्लैरिटी से बताया कि इसमें रियल एस्टेट, शेयर बाजार, इस तरह के 1 ट्रिलियन जनरेट हो रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। 1 ट्रिलियन जनरेट हो रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा 1 ट्रिलियन जनरेट हो रहा है, और इसका हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे असर होता है। और इसका 10% देश से बाहर जाता है, 90% देश में रहता है। तो ये जो 10% बाहर जाता है, आप चिल्ला रहे हैं, वो आप 90% को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, 90% को एड्रेस नहीं कर रहे, आपको पहले एड्रेस करने की जरूरत है। पॉलिटिकल मामला है, क्योंकि ये जो ब्लैक इकोनॉमी जो जनरेट होती है, इतनी बड़ी, जो आपने बताया कि 50% भी अगर मान के चले तो $1 ट्रिलियन आज पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आबिद रसूल खान साहब, आपसे माफी मांगूंगा, मैं आऊंगा वापस आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पर अलग अलग राय के लोग हैं, लेकिन एक राय तो कॉमन है कि इस मुल्क में वक्त के साथ जो भी अर्थव्यवस्था है, उसमें काले धन की व्यवस्था बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इस गलत फहमी को किसी को नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात, इसको इससे नहीं जोड़ के देखना चाहिए कि जो पैसा इस मुल्क से बाहर जा चुका है, जैसे आपने कहा और आप सब लोग मान रहे हैं कि ये पैसा इसी मुल्क में बनकर फिर वह बाहर गया है। बड़ी सीधी सी बात है भाई, मैंने इतना माल कमा लिया कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा हिंदुस्तान में सेटल कहां करूं, तभी तो बाहर गया ना। तो इसीलिए पहले आप इंटरनल प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। आप कहीं मत जाइएगा, उसके बाद मैं कांग्रेस के अब्दुल रसूल खान साहब को वक्त दूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।